हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्टडीज़ भी आपकी अच्छी ही चल रही होंगी। बच्चों में प्रसार शिक्षा आपको पढ़ा रही थी और मैंने उसका इंट्रोडक्शन दे दिया था कि एक्सटेंशन एजुकेशन है क्या। उसी पार्ट को मैं आज आगे बढ़ा रही हूँ क्योंकि बहुत ही मैंने पहले की क्लास में बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लगभग हर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला टॉपिक है। इसलिए अभी मैं इसको 1-2 क्लास में और कवर करूँगी कि प्रसार शिक्षा की विशेषताएं क्या हैं, उसको थोड़ा व्यापक रूप में बताना, इसका दर्शन क्या है, इसके चरण क्या है, जो जानना जरूरी है। उसके बाद फिर मैं इस सीरीज़ को आगे ले चलूँगी और उसके कुछ क्वेश्चंस भी, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उस सीरीज़ को भी मैं सॉल्व कराऊँगी। तो जो आपने पढ़ा था प्रसार शिक्षा का अर्थ है फैलाव या विस्तार शिक्षा के माध्यम से। ठीक है, शिक्षा के माध्यम से क्या है? शिक्षा का प्रचार या लोगों की जानकारियों को आगे बढ़ाना, ये है आपकी प्रसार शिक्षा। अब आप देखिए कि अर्थ आपको पता चल गया था, इसके उद्देश्य क्या है, इसके उद्देश्य क्यों प्रसार शिक्षा लाई गई? लोगों के विकास के लिए, क्योंकि आपको बताया गया कि एक बहुआयामी है तो इससे कई तरह के ज्ञान लोगों को मिल रहे थे, इसलिए प्रसार शिक्षा को लाना जो है अत्यंत आवश्यक था और इसीलिए प्रसार शिक्षा सिलेबस में शामिल की गई। अब आप देखिए इसकी विशेषताएं क्या है। विशेष क्षेत्र देख लीजिए, जैसे आपको पहले क्षेत्र पता होना चाहिए कि किस क्षेत्र में प्रसार शिक्षा कार्य कर रही है। तो इसको आप ऐसे देखिए, दिख रहा है? ऐसे देखिए प्रसार शिक्षा किस आधार पर कार्य कर रही है, किस एरिया में काम कर रही है, कैसे काम कर रही है, ये आप इसको इस ट्रायंगल से समझिए। देखिए पहला है मनुष्य के निजी विकास का क्षेत्र। मनुष्य के निजी विकास का क्षेत्र त्रिमुखी है इसका क्षेत्र। ठीक है, मनुष्य जिस वातावरण या परिवेश में रहता है, मनुष्य जिस वातावरण या परिवेश में रहता है, उसका विकास मानव द्वारा निर्मित संस्थानों, साधनों का विकास और उन्नति। ठीक है, ये आपने देखा, ये इसका क्षेत्र है। ठीक है, मनुष्य के निजी विकास का क्षेत्र। मनुष्य के निजी विकास का क्षेत्र किस तरह से होगा? देखिए जब भी प्रसार शिक्षा किसी को दी जाती है या कहीं पहुंचाई जाती है, आपको पता है ये अनौपचारिक शिक्षा है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, जो विद्यालय के या संस्थान के बाहर भी दी जा सकती है, तो उससे व्यक्ति के व्यक्तित्व में भी निखार आता है। ठीक है, पहले व्यक्ति वो जानता है कि हम क्या कर सकते हैं, कहाँ तक कर सकते हैं, मेरी रुचि क्या है, मेरा इंटरेस्ट क्या है और किस तरह से हम किस लेवल तक काम को कर सकते हैं। ये होता है मनुष्य के निजी विकास का क्षेत्र। इसके बाद जो नेक्स्ट है, मनुष्य जिस वातावरण या परिवेश में रहता है उसका विकास। मनुष्य जिस वातावरण या परिवेश में रहता है उसका विकास किस तरह से होगा? देखिए हम जहाँ पर रह रहे हैं, मान लीजिए कि हम एक प्रसार शिक्षक हैं और हम देखते हैं उस क्षेत्र में कृषि संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी या लोगों की शिक्षा संबंधी अनेक समस्याएं हैं, दिखाई दे रही हैं। तो माइंड वहां तक, जैसे उस दिन मैंने बताया था कि ये यहाँ से यहाँ तक कार्य करता है, यहाँ से यहाँ तक समस्याओं को पहुँचाता है, फिर यहाँ से यहाँ तक इन समस्याओं का हल होता है और फिर यहाँ आती है और यहाँ से इन समस्याओं का हल व्यक्ति तक पहुँचता है। तो जिस वातावरण या परिवेश में रहता है वहाँ की समस्याओं से अवगत कराना या अवगत होना, फिर उन समस्याओं के निराकरण के लिए कार्य करना या विकास करना, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे वो कृषि का क्षेत्र है या मानव उत्थान का क्षेत्र है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, तो ये इसका क्षेत्र है। नेक्स्ट है मानव द्वारा निर्मित संस्थानों, साधनों, विकास और उनका, जैसे मानव द्वारा निर्मित विद्यालय क्या है? मानव द्वारा निर्मित है। पुस्तकालय क्या है? मानव द्वारा निर्मित है। चिकित्सालय क्या है? मानव द्वारा निर्मित है भाई। और इसके साथ जितनी एनजीओ हैं या ऐसे जो भी कार्य जो मानव कल्याण हेतु कार्य कर रही हैं, चाहे वो कृषि संस्थान है, चाहे स्वास्थ्य का है, चिकित्सा का है, शिक्षा का है, कैसा भी संस्थान हो, उसकी उत्पत्ति तो मानव द्वारा
मानो जो मनुष्य का दिमाग था उसी ने ये सोचा कि ये समस्याएं आ रही हैं, इसके लिए एक संस्थान निर्मित किया जाए और इन संस्थानों के द्वारा हम यहाँ पर ये सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं जिससे व्यक्ति का कल्याण हो। तो ऐसा नहीं था कि खाली निर्मित कर देना कार्य था, उसमें कुछ घटा करता है, कुछ बढ़ा करता है, या समस्याएं रोज नई नई समस्याएं आ रही हैं, उसके संदर्भ में भी कार्य करना, उसका विकास करना, उसमें जो साधन जो वस्तुएं प्रयोग में लाई जा रही हैं उनका विकास और उन्नत करना, ये भी प्रसार शिक्षा के अंतर्गत आता है। तो इसके क्षेत्र क्या है? 3 ही क्षेत्र हैं, याद कर लीजिए। मनुष्य के निजी विकास का क्षेत्र, मनुष्य जिस वातावरण या परिवेश में रहता है उसका विकास, और नेक्स्ट है मानव द्वारा निर्मित संस्थान और साधनों का विकास और उसकी उन्नति, उसको और उच्च दशा में ले जाना, ये इसका क्षेत्र हो गया। आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे क्षेत्र। नहीं समझ में आए तो आप नीचे एक बार फिर से कमेंट कर सकते हैं। ओके, अब आप आगे चलिए इनकी विशेषताओं पर। इसका प्रसार शिक्षा का दर्शन या दृष्टिकोण क्या है? देखिए, दर्शन क्या होता है? जो हम सोचते हैं, जो अनुभूत करते हैं, जो हमारे मूल्य होते हैं, जो हमारे आदर्श होते हैं, उस पर ही हमारा दर्शन डिपेंड करता है कि हम किस तरह से कार्य कर सकते हैं। तो प्रसार शिक्षा का दर्शन क्या है? इसमें क्या ऐसी बातें आई जिससे प्रसार शिक्षा आज जो है लोगों तक, जन जन तक पहुंचाया जा रहा है और लोग इसका लाभ भी उठा रहे हैं क्योंकि विकास की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो इसके दर्शन आप देख लीजिए, दर्शन क्या है प्रसार शिक्षा का? देखिए, यथार्थवादी। यथार्थवादी, यथार्थ मतलब क्या है? यथार्थवादी सत्य पर आधारित है। जो समस्याएं दिख रही हैं उनके समाधान हेतु जो हमारे समक्ष है, ठीक है, उनको देखने हेतु जो दिखाई दे रही है उस पर ये प्रसार शिक्षा कार्य करता है। ऐसा नहीं कि जो दिखाई नहीं दे रही है उस पर नहीं, जो हमारे समक्ष है, चाहे वो ग्रामीणों से संबंधित है, चाहे मानव जीवन से संबंधित है, चाहे कृषि से, चाहे पशुपालन से, चाहे रोजगार से, जो दिखाई दे रही है उस पर इसका दृष्टिकोण, इसका दर्शन क्या है, उस पर आधारित होता है। ठीक है। प्रयोगवादी, प्रयोग ऐसे याद करेंगे तो आपको जल्दी याद होगा। प्रयोगवादी, देखिए, कोई भी चीज किताब में लिख देने से कभी भी सार्थक नहीं होती कि एक टीचर ये बता दे, जैसे मैंने बोर्ड पे लिख दिया तो ये सही हो गया, नहीं। जैसे हम कोई चीज बताते हैं तो उसको हमको करना है, प्रैक्टिकली करना। जैसे हम प्रसार शिक्षक किसी गांव में गया, वो कहता है आपको ये स्वास्थ्य सुविधाएं मिली हैं या आप कृषि के लिए ऐसा चीज कर सकते हैं, या किसी को किसी उद्योग के बारे में बताता, तो उसका कर्तव्य क्या है? वो करके दिखाए, उसको करके दिखाए, जन समुदाय को जागरूक करे उसके लिए कि आपको ये करना है। तो ये प्रैक्टिकली, ये इस चीज पर आधारित नहीं है कि आपने लिख कर दिया या आपने बता दिया, नहीं, आप प्रैक्टिकली इसको करिए, उसका रिजल्ट क्या होता है वो लोगों तक पहुंचाइए जिससे लोग आपके कार्य पर विश्वास कर सके। ओके। परिणामवादी, परिणामवादी होती है, रिजल्ट देखती है। अभी मैंने प्रयोग में ही बताया है कि ये रिजल्ट देखती है। ओके। मानवतावादी, मानवतावादी कैसे है? मानव के विकास से, मानव जीवन के उत्थान के लिए यह कार्य करती है, ये मानव के विकास के लिए कार्य करती है, मानव जीवन की को समस्याओं से बाहर निकालने के लिए कार्य करती है, इसलिए इसका दृष्टिकोण मानवतावादी है। आदर्शवादी, आदर्शवादी है, जैसा इसका कार्य है उस कार्य पर यह कार्य करना चाहती है, अपने दृष्टिकोण को यथा रखना चाहती है, अपने क्षेत्र से संबंधित रहना चाहती है, इसलिए ये आदर्शवादी है। तात्विक, तात्विक क्या होता है? तात्विक मतलब होता है जो, जैसे जो तत्व है उससे रिलेटेड। तत्व क्या है? जो समस्याएं हमारे सामने आ रही, जब हम उस पर कार्य करते हैं, उन्हीं समस्याओं पर कार्य करते हैं। मतलब जो भी हमारे सामने समस्या है, चाहे वो कृषि की, चाहे वो पशुपालन की, चाहे वो स्वास्थ्य की, तो जब हम इस पर कार्य करते हैं, ऐसा नहीं कि हमको कृषि की समस्या है और हम गांव पे गए तो हमने किसी दूसरी चीज पर हम वर्क करके चले आए, तो वो चीज गलत होगी। जिस समस्या के लिए हमको वहां भेजा गया है या प्रसार शिक्षक को वहां भेजा गया है, जब वह उस पर जाकर कार्य करता है तो उस व्यवस्था को तात्विक कहते हैं। ठीक। पुनर्निर्माण, क्या होता है पुनर्निर्माण? पुनर्निर्माण मतलब देखिए, जो भी चीज धरती पर है वो नश्वर है,
जो भी चीज धरती पर है वो नश्वर है और उसका एक चीज खत्म होती है, दूसरी चीज आती है। तो हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी कार्य हम करते हैं वो उसमें विकास होते जाते हैं, विकास होते जाते हैं, विकास, पुरानी चीजें खत्म होती जाती हैं और नई चीज आती जाती है। यही पुनर्निर्माण है कि पुरानी परंपरा को नए दृष्टिकोण से आगे बढ़ाना, उसमें कुछ नया शामिल करना, यह पुनर्निर्माण है। अब देखिए, प्रसार शिक्षा का आपने अर्थ देख लिया, विशेषताएं देख ली, क्षेत्र देख लिया। देखिए बच्चों, जो आपने दर्शन में बताया ना, वो सब विशेषताओं के भी अंतर्गत है। मतलब क्या है प्रसार शिक्षा? मानवतावादी है, आदर्शवादी है, तात्विक है, ठीक है, परिणामवादी है, प्रयोगवादी है, ये सब इसकी विशेषताएं भी हैं। ठीक, अब आप आइए सिद्धांत। किसी चीज का सिद्धांत क्या होता है कि किस सिद्धांत पर प्रसार शिक्षा कार्य करती है। देखिए, पहला है, बहुत से सिद्धांत हैं तो मैं थोड़ा सा बता रही हूं आपको। जो मेन है, जड़ से आरंभ करने का सिद्धांत, आरंभ करने का सिद्धांत। जड़ से मतलब यह किसी समस्या को देखती है कि यह समस्या कहां से शुरू हुई, क्यों शुरू हुई और इसका उपाय कहां जाकर हम कर सकते हैं। तो जड़ से मतलब ये समस्या की शुरुआत किस कारण से, किस कारण से यह समस्या उत्पन्न हुई है, उस कारण को देखती है और उसके बाद फिर उसका उपाय करती है। ठीक है, अनुभूत आवश्यकता का सिद्धांत। प्रसार शिक्षा का मूल जो तत्व है वो यही है कि व्यक्ति की अनुभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना। तो यहाँ अनुभूत आवश्यकताओं को देखती है कि जिस क्षेत्र में हम जा रहे हैं वहां पर लोगों की अनुभूत आवश्यकताएं क्या है, उनकी पूर्ति हो रही है कि नहीं है, उनका जीविकोपार्जन का ढंग क्या है, वह उस दशा में कार्य कर रहे हैं कि नहीं। तो यह अनुभूत आवश्यकता का सिद्धांत पे भी इस पर कार्य करता है। यहाँ पर ऐसे मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, ठीक है, स्वावलंबन का सिद्धांत। स्वावलंबन यह व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है। प्रसार शिक्षा लोगों को शिक्षित करके स्वावलंबी बनाने का कार्य करती है कि आप अपने कार्य को करिए, अपने आप को आंकिए, आप इस तरह आत्मनिर्भर बनिए। स्वावलंबन का सिद्धांत, ठीक है। सहभागिता का, सहभागिता क्या होता है? एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करना, सहभागी होना, सहभागिता का सिद्धांत, ठीक है। सांस्कृतिक विभेद, आपको ये पता है कि कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर एक ही जाति धर्म के लोग रहते हो या उनका रहन सहन का स्तर एक ही जैसा हो। तो यह इस पर भी ध्यान रखती है कि सांस्कृतिक विभेद के आधार पर कैसे कार्य करे। स्थानीय नेतृत्व, देखिए कहीं किसी भी क्षेत्र का विकास तभी संभव है जब वहां के लोगों से आप मिल जाएं। तो स्थानीय नेतृत्व, आप जहां जा रहे हैं वहां के लोगों से मिलिए और उनमें से ही किसी को, जो ऐसा व्यक्ति हो जो लोगों का नेतृत्व कर रहा है, कर सकता है, तो प्रसार शिक्षा को, शिक्षक को उसको अपने साथ ले लेना चाहिए और लोगों के सहयोग से ही वहां के लोगों को जागरूक करना चाहिए। ठीक है। मूल्यांकन, कोई भी कार्य कर रहे हैं तो आप देखते रहिए, मूल्यांकन करते रहिए कि उसका असर लोगों पर क्या है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है। जब अगर पॉजिटिव है तो आप उस कार्य को और आगे बढ़ा सकते हैं, निगेटिव है या उदासीन है लोग, तो आपको यह देखना है कि इसमें अभी हम और क्या प्लस करें कि यह सिद्धांत हमारा आगे कार्य करे, कि हम लोगों तक हम नई जानकारियों को पहुंचा पाए। ठीक है। समता का सिद्धांत, कहीं भी आप जाएंगे तो आपको इस सिद्धांत का पालन करना ही पड़ेगा। समता मतलब एक तरह से ही लोगों को समझकर आप उनके साथ कार्य कर सकते हैं। अगर आपने विभेद किया तो आप कार्य नहीं कर सकते। व्यवहारिक, क्योंकि यह व्यवहारिक जीवन पर ही आधारित है तो इसमें व्यवहारिकता का सिद्धांत तो काम करेगा ही ना, क्योंकि ये व्यवहारिक जीवन पर ही आधारित है पूरा, कि व्यक्ति के जीवन में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, लोगों से मिलना, उनकी समस्याओं को समझना, उनकी बातों को सोचना, तो यह व्यवहारिकता का भी सिद्धांत है। संतुष्टि का सिद्धांत, अब इसमें आप जो कार्य कर रहे हैं, जैसे आपने शिक्षा से रिलेटेड किया, कृषि से रिलेटेड किया, या आप स्वावलंबी बने, या आपने कोई लघु कुटीर उद्योग, तो आप अपना मूल्यांकन करते हैं और उसमें देखते हैं
पहुंच रहे हैं या प्रसार करता है, देखता है कि हमने इस क्षेत्र का कितना विकास कर दिया। तो यहाँ पर संतुष्टि का सिद्धांत जो है वह कार्य करता है। शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग, शिक्षण पद्धतियां क्या हैं? क्या है? जैसे हम बोर्ड का प्रयोग करेंगे, पोस्टर का प्रयोग करेंगे, दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे, जन जन तक जाएंगे, जितनी सामग्री है, शिक्षण सहायक सामग्री है, उनका प्रयोग करके लोगों को शिक्षित कराएंगे। तो यह सब क्या है? यह सब क्या है? सिद्धांत, स्वेच्छा से सिद्धांत, स्वेच्छा का सिद्धांत। देखिए स्वेच्छा का सिद्धांत, इसमें आप किसी को पकड़कर जबरदस्ती नहीं पढ़ा सकते किसी स्थान पर बैठाकर। उसका जब खुद का मन होगा तभी वह आपसे उस चीज को ग्रहण करेगा या सीखना चाहेगा। तो इसमें स्वेच्छा का सिद्धांत भी कार्य करता है। ठीक है, स्वेच्छा का सिद्धांत भी इसमें कार्य करता है। सहयोग, एक दूसरे का सहयोग, सहयोग का सिद्धांत। ठीक है, एक दूसरे का सहयोग होता है, स्वेच्छा होती है। और यह क्या है? कैसी प्रक्रिया है? मैंने पहले ही बताया है, बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति हर तरह की चीजों को, वो चाहे कृषि कर सकता है, चाहे शिक्षा प्राप्त कर सकता है, स्वास्थ्य की चीजें कर सकता है, सिलाई कर सकता है, बुनाई कर सकता है, पशुओं को पाल सकता है, मत्स्य पालन कर सकता है, कोई भी चीज वह उसकी इच्छा पर निर्भर है, उस चीज को वह कर सकता है। तो यह इसके सिद्धांत है कि दर्शन मैंने बता दिया, विशेषताएं और सिद्धांत और क्षेत्र बता दिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा कभी कभी पूछा जाता है कि जो है प्रसार शिक्षा का कोई एक सिद्धांत बता दीजिए, तो आपको पता रहेगा तभी आप बता सकते हैं ना, तो आप इसको नोट कर लीजिए। आगे अब आप देखिए प्रसार शिक्षा के जो मुख्य चरण हैं और इम्पोर्टेंट है, जिसमें से लगभग पूछा जाता है कि प्रथम चरण कौन सा है, छठवां चरण कौन सा। जैसे ये तो आप ऊपर नीचे भी याद कर सकते हैं, लेकिन चरण को आपको हमेशा सीरीज में याद करना होता है। तो अब हम देखेंगे प्रसार शिक्षा के चरण। आगे आइए बच्चों, प्रसार शिक्षा के चरण। प्रसार शिक्षा के 8 चरण है, सिर्फ आप इसको इस तरह याद करिए। प्रसार शिक्षा के 8 चरण है, जिसको आपको एक सीरीज में याद करना है। ऐसा नहीं कि आपने नीचे का 8वां चरण आपने पहले लिख दिया और 5वां चरण आपने लास्ट में लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको एक सीरीज में याद करना है। और मैं बताती हूँ, देखिए पहला है ध्यानाकर्षण। ध्यानाकर्षण देखिए क्या है कि जब हम किसी चीज पर हमारा ध्यान आकर्षित होता है तभी हम उस चीज को करना चाहते हैं। तो पहला चरण जो है वो ध्यानाकर्षण है प्रसार शिक्षा का, जिसमें आपका जिस पर ध्यान आकर्षित हो रहा है या जिस समस्या को आप देख रहे हैं या प्रसारकर्ता देख रहा है या व्यक्ति स्वयं देख रहा है और उस पर कार्य करने की जो रुचि होती है वह होता है ध्यानाकर्षण। दूसरा है अभिरुचि, सब एक दूसरे से रिलेटेड है, सॉरी, अभिरुचि। देखिए अगर कोई कार्य करने में हमको इंटरेस्ट नहीं है, कोई कहता है कि आप पशुपालन करिए, ठीक है, और उस कार्य में उसकी रुचि नहीं है, उसकी खेती में रुचि है या उसकी किसी और उत्पादन में, जैसे कि वो कोई चीज मटेरियल घर से बनाकर सप्लाई करना चाहता है, ऐसा कुछ इंटरेस्ट है, तो वह उसके लिए कार्य करेगा और वह उसी में सफल हो सकता है। इसलिए जो दूसरा चरण है अभिरुचि, कि जिसमें भी आपकी रुचि हो या प्रसारकर्ता जहां पर कार्य कर रहा है उसमें जिसकी रुचि हो वह उसी संदर्भ में, आपने भी देखा है कि जहां इंटरेस्ट होता है वही कार्य अच्छा होता है। आकांक्षा, ये रुचि से ही उत्पन्न होती है। अब रुचि से ही आकांक्षा का जन्म होता है कि जब आपको किसी चीज में रुचि उत्पन्न होती है, रुचि तो उसी कार्य को करने की आपको इच्छा भी उत्पन्न होती है, अन्यथा जो दूसरा कार्य होता है वो आप बिना मन के करते हैं, वहां पे आपकी इच्छा उत्पन्न नहीं होती। विश्वास, जो कार्य आप कर रहे हैं या आपके द्वारा किया जा रहा है या आपको बताया जा रहा है कि आप ये कर सकते हैं या कोई प्रसारकर्ता आपको बता रहा है, जो भी चीज है उस पर विश्वास। देखिए अब तक आपको जब तक अपने पर विश्वास नहीं है, सामने वाले पर विश्वास नहीं, ये नहीं विश्वास है कि हम इसको कर सकते हैं, ठीक है, तब तक आप उस कार्य में कभी भी सफल नहीं हो सकते। जानकारी, जो भी चीज आप कर रहे हैं, जिस भी संदर्भ में कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि हम इस चीज को कैसे कर सकते हैं, किसके माध्यम से कर सकते हैं और इससे लाभ और हानियां क्या है। क्रिया, अब देखिए सब कुछ हो जाए, इच्छा भी है, विश्वास भी है, ध्यान, लेकिन क्रियान्वयन ही ना हो, क्रियान्वयन ही ना हो तो क्या होगा, क्रियान्वयन, तो क्रिया भी करना बहुत जरूरी है, मतलब उस प्रक्रिया पर कार्य करना भी बहुत जरूरी होता है। संतुष्टि, जो आप कार्य कर रहे हैं या आपने जो किया है उसमें संतुष्टि। देखिए एक चीज है, जब तक व्यक्ति जोखिम नहीं उठाता,
ये व्यक्ति के लिए कहा गया है, जब तक आप जोखिम नहीं उठाएंगे तब तक आप लाभ हानि के फायदों को नहीं जानेंगे। हम ये सोचें कि ये कार्य करेंगे तो हमारी हानि हो जाएगी, ये करेंगे ना, जब तक आप जोखिम नहीं उठाएंगे किसी भी चीज के लिए तब तक आप उसके लाभ और हानि को नहीं जान सकते हैं। और यही संतुष्टि का स्तर होता है कि आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा हर कार्य के लिए, अगर आपको कुछ नया सीखना है तो। ठीक, कोई चीज एक दिन में ही सक्सेस नहीं होती, टाइम लगता है, धीरे 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 धीरे। एक बच्चा भी जब चलना सीखता है तो 10 बार गिरता है तब खड़ा होता है। ठीक, तो हम लोग वहां से ही यहाँ तक आए हैं। तो ऐसे ही कार्य के भी कार्य का भी जो होता है, ऐसे ही आपके कार्य का भी पड़ाव होता है कि हम जो कार्य कर रहे हैं वहां पर हमारी संतुष्टि का स्तर क्या है। अगर संतुष्टि का स्तर अच्छा होता है तभी हम उस कार्य को आगे कर पाते हैं। मूल्यांकन, अपने कार्य का मूल्यांकन या जो सामने वाला है उस कार्य का मूल्यांकन कि या इस क्षेत्र में यह कार्य किया गया तो यह कितना सफल रहा, कितना असफल रहा, इसके फायदे क्या हुए, ठीक है, इसके फायदे क्या हुए, इनसे हम आगे क्या कर सकते हैं या अपने आर्थिक जीवन के स्तर को कैसे उठा सकते हैं। तो यह सब इसके चरण थे जो 8 है और इम्पोर्टेंट है, जिसको आपको सीरीज में याद करना है। ध्यानाकर्षण, अभिरुचि, आकांक्षा, विश्वास, जानकारी, संतुष्टि, मूल्यांकन, क्रिया, संतुष्टि, मूल्यांकन। ठीक है, आप इसको ऐसे ही नोट कर लीजिए। और ये कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो है प्रसार शिक्षा का प्रथम चरण क्या है, प्रसार मूल्यांकन प्रसार शिक्षा का कौन सा चरण है, ऐसे भी पूछा जाता है। तो आपको जब याद रहेगा तो आप लिख देंगे ध्यानाकर्षण प्रथम है, मूल्यांकन इसका अर्थ है, क्योंकि आपको याद है तो आप ऐसे ऐसे काउंट करके और लिख लेंगे। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। समझ में आ रहा है तो पढ़िए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। ठीक है, प्रसार शिक्षा आप लोग पढ़ते हैं तो इसमें कभी कभी सामुदायिक विकास आता है। सामुदायिक विकास, प्रसार शिक्षा क्या है, प्रसार शिक्षा का एरिया नहीं निर्धारित है। ठीक है, सामुदायिक विकास ये भी आपके कोर्स का ही है। सामुदायिक विकास क्या होता है, किसी एक समुदाय या क्षेत्र जो वहां पर आवंटित कर दिया जाए का विकास। अब देखिए, एक साथ सबको तो शिक्षित नहीं किया जा सकता कि जैसे प्रसार है तो हम 4 लोग को नियुक्त कर दें, आप जाइए पूरे क्षेत्र में जाकर उसकी जानकारी दे आइए, ऐसा तो संभव नहीं है। तो क्या होता है, छोटे छोटे एरिया में गांव कस्बे ऐसे बांटे जाते हैं। आपको भी पता है, लोग आते हैं वहां पर सर्वे करने और पूछते हैं कि यहाँ पर समस्याएं कैसी हैं। तो 4 लोग यहाँ गए, 4 लोग तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर स्वच्छता संबंधी समस्या है, यहाँ पर भोजन, यहाँ स्वास्थ्य, यहाँ शिक्षा, और फिर सबको मिलाकर एक रिजल्ट बनता है कि इस क्षेत्र में इतनी समस्याएं एक साथ देखने को मिली। और फिर उसके आधार पर समुदाय बंटते हैं और वहां पर प्रसारकर्ता या ऐसे जो लोग यहाँ पर जाकर लोगों को जागरूक कर सकते हैं, ऐसे कर्मियों को लगाया जाता है जो उस समुदाय का या उस क्षेत्र का जाकर विकास करते हैं। यह होता है सामुदायिक विकास। ठीक है, या प्रसार शिक्षा के अंतर्गत आता है, ये भी आपके कोर्स का है और बहुत इंपॉर्टेंट है। सामुदायिक विकास भी बहुत बार पूछा जाता है, जहाँ पर एक समुदाय निर्धारित हो जाता है और ऐसे छोटे छोटे कई समुदाय निर्धारित। देखिए, गुट एक साथ तो सबका विकास किया नहीं जा सकता, एक समुदाय में कई परिवार रहते हैं। ठीक है, अब वहां पर लेकर वहां की समस्याओं को देखना और फिर वहां की समस्याओं का आकलन करना, फिर दूसरे, और फिर इस तरह से उन समस्याओं को एकीकृत करना कि कितनी समस्याएं व्याप्त हैं और फिर उस पर कार्य करना। ठीक है, तो ऐसे में रिजल्ट जल्दी सामने आते हैं। तो इसको कहते हैं सामुदायिक विकास, जहां एक समुदाय या एक क्षेत्र का विकास हो रहा हो। ठीक है, मैंने क्या बताया, सामुदायिक विकास है ना। ये देखिए एक ऐसा विकास है जिसमें गांव की, ग्रामीण या गांव की जनता स्वयं के प्रयत्न से अपना विकास करती है। ठीक है, नैतिक विचारों में परिवर्तन लाना,
सुधार करना, यह सब क्या है, सामुदायिक विकास के अंतर्गत आता है, जहां ग्रामीण खुद अपनी समस्याओं को समझते हैं और जो उनको सहयोग प्राप्त होना चाहिए उस सहयोग के द्वारा वह अपना खुद का विकास करते हैं, अपने नैतिक विचारों में परिवर्तन लाते हैं, अपने आर्थिक जीवन में सुधार करते हैं। यह है आपका सामुदायिक विकास। अब देखिए इसकी क्या विशेषताएं हैं, थोड़ी विशेषताएं देख लीजिए। पहला तो सब में जो है देखिए विशेषता है या आवश्यकता, ठीक है, एक सारांश रूप में है आधारभूत आवश्यकता। जब आपकी आधारभूत आवश्यकताएं क्या है, जो आपके जीवन में रोजमर्रा के जीवन में आपको चाहिए ही चाहिए होती, जिसमें भोजन वस्त्र आवास तो आपको जरूरी ही जरूरी है। इसके अलावा शिक्षा है, ठीक है, शिक्षा है, चिकित्सा है, मनोरंजन है, चलिए मनोरंजन को किनारे रख दीजिए, यह सब भी आवश्यकताओं में ही शामिल है। और जब इसका अभाव होने लगता है तो व्यक्ति अपने जीवन में खुद ही इस चीज को सोचता है कि हम इन आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे कर सकते हैं, और वह स्वयं ही उसके लिए श्रम करता है या उसके लिए अपने दिमाग को लगाता है, आर्थिक प्रयत्न करता है। अब उसमें उसको किसी की सहायता लेनी पड़ रही है या सहयोग लेना पड़ रहा है, वो चीजें यहाँ पर कार्य करती है। तो ये क्या है, आधारभूत आवश्यकता पर निर्भर करता है। अगर व्यक्ति की आवश्यकता ना हो तो कभी वो सोचेगा ही नहीं, जब आवश्यकता होती है तभी वह सोचना शुरू करता है। सहभागिता, एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करता है। यहाँ पर व्यक्ति सामुदायिक विकास में आवश्यकता हो ही गई। युवा सहयोग, आप देखिए ऐसे जितने कार्य होते हैं सामुदायिक विकास के या ऐसे नेतृत्व यहाँ पर ही नेतृत्व कर लीजिए, इसमें युवा वर्ग अधिक बढ़ चढ़ के कार्य करता है, क्योंकि उसमें जोश होता है, उसमें एक नई लगन होती है हर कार्य को करने की। वह देख रहा है कि हमारे घर के लोग पहले किस परंपरा पर चल रहे थे या कैसे चल रहे थे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति ऐसे है। तो युवा सहयोग क्या होता है, युवा वर्ग इसके लिए कार्य करता है। उसके लिए वह सरकारी गैर सरकारी संस्थाएं हैं, वहां पर भी वो अपनी समस्याओं को पहुंचाना या कार्य करना, मतलब स्वयं प्रयत्न करना है। जब तक व्यक्ति स्वयं प्रयत्न नहीं करेगा वह किसी चीज को सीख नहीं कर सकता है। परिवर्तन, निश्चित है कि जब किसी चीज के लिए प्रयास किया जाएगा तो वहां पर परिवर्तन आएगा ही आएगा, ठीक है। गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा जितनी मैंने क्या अभी बताया, जो लाभ मिल रहे हैं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा, उनका सहयोग लेना, उनके माध्यम से कार्य करना, ठीक है। तो नीति निर्धारण प्रक्रिया के लिए नीति निर्धारण करना कि इस कार्य को हम किस ढंग से पूरा कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये विशेषताएं या आवश्यकताएं हैं जो सामुदायिक विकास के अंतर्गत आती हैं। प्रसार शिक्षा का ही ये भाग है और ये कई बार पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ पर सामुदायिक विकास भी आपको समझा दिया, ठीक है। अब आप देखिए, एक प्रसार शिक्षा या समुदाय की जो भी शिक्षा कहीं भी, इसके लिए मैंने अभी कहा शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। शिक्षण सामग्री क्या क्या होती है, आप देखिए, पोस्टर, चार्ट, फ्लैक्स, कठपुतली, ये सब क्या है, दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आपकी शिक्षण सामग्री। इसमें दृश्य दिखाई देने वाली भी, दिखाई और सुनाई देने वाली भी, और सुनाई देने वाली भी। ऐसी टेलीविजन, रेडियो, प्रोजेक्टर, टेलीफोन, व्यक्ति स्वयं है, ठीक है। अब देखिए कैसे होगा, व्यक्ति की व्यक्ति से भेंट करके, ठीक है। समुदाय में शिक्षण, व्यक्तिगत विकास, व्यक्ति जब स्वयं एक व्यक्ति से मिल रहा है, कार्यालय पर भेंट करके या फोन से भेंट करके या कहीं समुदाय या चौपाल लगा रहा है, जैसे कठपुतली है ना, ठीक, ऐसे में लोगों को शिक्षा देना। सभा, जनसभा, यह सब क्या है, इसके शिक्षण के एक माध्यम है जिससे व्यक्ति अपनी बातों को
जन जन तक पहुंचा सकता है। पहले तो देखिए रेडियो ही होता था, टेलीविजन, लेकिन अब प्रोजेक्टर है, टेलीफोन है, कार्ड्स हैं, ऐसे वितरित करना, पोस्टर लगा देना, बैनर बना देना और लोगों तक, व्यक्तियों को गांव में भेजकर ऐसे प्रचार और प्रसार करना। तो ये प्रसार शिक्षा का एक संक्षिप्त पूरा जितना था मैंने आपको बता दिया है। इसके आगे की क्लास कल होगी। आई थिंक आपको क्लास समझ में आई होगी। बच्चों समझ में आ रही है तो आप पढ़ते रहिए, लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, जिससे अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिल सके। थैंक यू सो मच।